हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर में आपको 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके, तो 5 लेक्चर के बाद अब बचे हुए एक 6 और 7 लेक्चर जो अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चंस में हमने 70 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट किए हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन अब लेने वाले, टोटल 100 क्वेश्चन लेने वाले हम ट्रांसफॉर्मर के। और इससे ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा कर लिया और मैं मॉक टेस्ट लिख लिया ना, तो जिसमें भी आप क्वालिफाइड कर जाओगे एसएससी जेई एग्जाम को। कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी जेई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एसएससी जेई के पैटर्न के जितने भी एग्जाम होते हैं टेक्निकल बेस, जैसे कि स्टेट लेवल के जेई होते हैं, राजस्थान जेई हो गया, यूपी जेई हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर भी ऐसा ही होता है, बट असिस्टेंट इंजीनियर के लिए थोड़े ईएससी के क्वेश्चन भी सोल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यूएससी आप ईएससी के जैसे ही एसएससी जेई का वीडियो कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं ईएससी का भी पोर्शन स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको मेरे चैनल पे वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो और लाइक करो। और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ओके, बट आपको कोई फोर्स नहीं है कि आप कमेंट ही करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सीरियसली कमेंट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर रेटेड 220 to 40 voltage, okay, 50 hertz operated at no load, 220 voltage 40 hertz, this frequency operated at rated voltage resultant in which one of the following। okay, तो आपके पास सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, उसके अंदर स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर आपके पास कंडीशन दी दे रखी है 220 वोल्टेज 240 वोल्टेज। वहां पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्स। ओके, और इसी कंडीशन पे उसने सेकंड कंडीशन पे क्या दे रखा है, उसने ऑपरेट एट नो लोड एट 220 वोल्टेज 40 हर्ट्स। ठीक है, ऑपरेट कौन से पे होती है, 220 वोल्टेज और 40 हर्ट्स पे। अब देखो, आपको पता है कि यहाँ पे पूछ रहा है, जो ऑप्शन देखो पहले, यहाँ से ऑप्शन से क्या पता चल रहा है, ये पूछने वाला क्या है आपको, इंक्रीज एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस, रिडक्शन ऑफ एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको। तो आपको भी पता है कि आयरन लॉस इक्वल टू क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस। ओके, हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या होता है, के हिस्टेरिसिस कांस्टेंट, ठीक है, बी की पावर 1.6 एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड एडी करंट लॉसेस क्या होता है, के एडी करंट कांस्टेंट, ओके, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जो बी होता है, बी प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। ओके, तो यहाँ पे आप v को कांस्टेंट मान लो। ठीक है, कांस्टेंट है, v आपका कांस्टेंट है 220 वोल्टेज, बट आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ओके, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो अब देखो कि इस कंडीशन में आपके पास जो सबसे पहले एडी करंट लॉसेस देखो पहले भी करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो बी की जगह पे आप v बाई एफ पुट कर दो कि एडी करंट v स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, इससे ये कट हो जाएगा। तो आपके पास देखो ना, एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, मतलब एडी करंट नॉट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एडी करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, भले फ्रीक्वेंसी कम करो या ज़्यादा करो कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, तो एडी करंट तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। एंड आपके पास जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होगा, तो देखो हिस्टेरिसिस लॉसेस में क्या होगा कि आप यहाँ पे b की जगह पे v बाई एफ पुट करोगे, तो हिस्टेरिसिस कांस्टेंट v बाई एफ की पावर कितना है 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट हो जाएगा, तो आपके पास हिस्टेरिसिस लॉसेस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v की पावर 1.6 बाई फ्रीक्वेंसी पावर 0.6। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपके पास एडी करंट हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और हिस्टेरिसिस लॉसेस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो कि आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस को डिक्रीज हो रहा है, बट आपका जो एडी करंट लॉसेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो कि इस कंडीशन पे आपके पास क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पे आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस डिक्रीज हो रहा है। ओके, अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स थी, बट अब आने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 हर्ट्स। ओके, तो आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज हो चुकी है तो हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, बट आपका एडी करंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एडी करंट नॉट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, इस कंडीशन के लिए तो आपके पास एडी करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लो इनमें से, इंक्रीज ऑफ हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड नो चेंज इन द एडी करंट लॉसेस, ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 72, द ट्रांसफॉर्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। ओके, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उस पर हमेशा देखना, जो ट्रांसफॉर्मर बना होता है उसके ऊपर जो रेटिंग होती है वो केवीए होती है।
जैसे आपके पास फ्यूज यूज करते हो तो फ्यूज पे कौन सी रेटिंग होती है, एम्पियर की रेटिंग होती है, ठीक है। तो केवीए रेटिंग किस पे होती है, ट्रांसफार्मर पे, ओके। ऐसे ही जो सर्किट ब्रेकर यूज करते हो पावर सिस्टम में, उस पर भी केवीए रेटिंग होती है आपकी, ठीक है। तो याद रखना ट्रांसफार्मर पे जो रिप्रेजेंट की जाती है वो केवीए रेटिंग के आधार पे ही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 73, in relation to a transformer the ratio 20/1 indicated that, okay। आपके पास ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे 20 टर्न्स बोल देता हूँ, प्राइमरी साइड में आपके पास N1 का वैल्यू कितना है, 20, ओके। अब सेकेंडरी है, यहाँ पे ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो सेकेंडरी टाइम में कितना है, 1 टर्न्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये N1 है और ये N2 है, मतलब इसका मतलब है कि जो 20 टर्न्स है जो प्राइमरी साइड में, ठीक है, 20 टर्न्स फॉर, आपको याद रखना है, फॉर एवरी 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड देयर इज 1 टर्न ऑन सेकेंडरी साइड, मतलब जितने टर्न्स प्राइमरी होंगे, प्राइमरी साइड होंगे, उसके ही रेस्पेक्ट में आप सेकेंडरी में टर्न रिप्रेजेंट करते हो, ओके। मतलब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि फॉर एवरी 20 टर्न for every 20 turn on primary side there is 1 turn on secondary side, okay। मतलब आपको समझ में आ गया कि 20 टर्न्स के लिए आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 420 टर्न्स के लिए सेकेंडरी साइड में 1 टर्न्स है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि 42 टर्न्स, तो मतलब 440 टर्न्स के लिए 2 टर्न सेकेंडरी है, ओके। अगर 20/10 कर दूं तो क्या लिखोगे आप, 420 टर्न्स प्राइमरी के लिए 10 टर्न्स सेकेंडरी है, ओके। तो ये पढ़ने का तरीका है, ओके। तो यहाँ पे देखो, देयर आर 20 टर्न ऑन प्राइमरी साइड एंड 1 टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड, नॉट करेक्ट। सेकेंडरी वोल्टेज इज, ये भी इनकरेक्ट। प्राइमरी करंट, ये भी इनकरेक्ट। फॉर एवरी 20 टर्न ऑन प्राइमरी साइड, मतलब प्रत्येक 20 टर्न्स के लिए, जितने भी टर्न्स है प्राइमरी साइड में, 420 टर्न्स के लिए, मतलब यहाँ पे हो सकते हैं 400 टर्न्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जैसे 400 टर्न्स है तो यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे 400/200 है। अब ये बोल देता है कि इतने से टर्न्स के लिए आपके पास सेकेंडरी में इतने टर्न्स है, मतलब आपने बताया है कि 10 टर्न्स के लिए आपके पास 2 टर्न्स सेकेंडरी है, तो ऐसे ऐसे करके कितने टर्न्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर एवरी 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड देयर इज 1 टर्न ऑन सेकेंडरी साइड, ओके। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, एफिशिएंसी इज, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, यही एफिशिएंसी होती है, ठीक है। दोनों का रेशियो होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द परसेंटेज ऑफ पावर आउटपुट कंपेयर विद इनपुट पावर, ओके। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75, if the frequency of input voltage of transformer is increased keeping the magnitude of the voltage unchanged then the, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो कि आपके पास सिस्टम वही इक्वेशन, हिस्टैरिसीस लॉसेस एडी करंट लॉसेस इक्वल्स टू आयरन लॉसेस। अब यहाँ पे वापस वही कर रहे हो आप, V/F पुट कर रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन किया है, ओके। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बट एडी करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, एडी करंट आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बट आपका एडी करंट लॉसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉसेस विल डिक्रीज बट एडी करंट लॉसेस विल रिमेन अनचेंज, ऑप्शन सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 76, द नॉइज resulting from vibration of lamination set by magnetic force in terms, ठीक है। जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जो मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसके कारण जो वहां पे आवाज आती है वो कैसी होती है, ठीक है। वो होती है, जैसे आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होते हो, उसमें वो इस तरीके से आवाज देखी होगी, बूम, जैसे कोई भौरा वहां पे चिल्ला रहा हो, ठीक है, उस तरीके की आवाज आती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मतलब भू भू की आवाज आपको वहां पे दिखाई देती है, सुनाई देती है, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 में बी। क्वेश्चन नंबर 77, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर आर ऑलवेज केप्ट क्लोज, ठीक है। आप देखो कि आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, अब सेकेंड वाइंडिंग आप क्लोज कर रहे हो, ठीक है, आपने क्लोज कर दिया, तो आप ये देखो ना, सेकेंड वाइंडिंग क्लोज हुई तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, हाई करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, हाई करंट एंड
यहाँ पे लो वोल्टेज होगा फिर तो, ठीक है। अगर हाई करंट है तो लो वोल्टेज होगा, अगर हाई वोल्टेज होता तो लो करंट होता, यही तो होता होगा ना। तो अगर इधर क्या होगा, हाई करंट है मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब हाई करंट, तो लो वोल्टेज, लो वोल्टेज का मतलब क्या है आपके पास, स्टेप डाउन। तो ऑप्शन बी। द बी एच कर्व 4 व्हील स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपके पास बी एच कर्व आप प्लॉट करते हो, तो यहाँ से एक मैग्नेटिक आप मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हो, ओपन सर्किट कर्व भी बोलते हो, इसी को नो लोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बोलते हो, ठीक है। इसे ही बी एच कर्व भी बोलते हो। तो यहाँ से करके एक तो स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे निकल जाती है, ठीक है, और कुछ समय बाद आपके पास ये लीनियर लाइन आपकी सेचुरेट कर जाती है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स सेचुरेट कर जाता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट आपका जिसका परमेबिलिटी हाई होता है, मतलब आयरन के लिए आप ये सेचुरेट कर जाएगा, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स आपका सेचुरेट कर जाएगा। बट जो आपकी स्ट्रेट लाइन सीधी की सीधी निकल जाती है, तो इसकी परमेबिलिटी क्या है, लो है, ठीक है। तो ये किसके लिए प्लॉट करते हो आप, एयर के लिए प्लॉट करते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर ए, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए 78 के अंदर। Question number 79. If the AC supply to the transformer is replaced by DC, okay, आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर है, ये आपने ट्रांसफॉर्मर बना दिया, ये वाइंडिंग बना दी, और यहाँ पे प्राइमरी साइड में ऑलवेज आपको भी पता है कि यहाँ पे आप AC देते हो, ठीक है। ये लोड कनेक्टेड कर दिया। अब क्या करते हो, इस AC को रिप्लेस करके आप यहाँ पे क्या कर देते हो कि DC कनेक्टेड कर देते हो, ठीक है। ये DC आपने कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ना, इस AC के कारण तो क्योंकि यहाँ पे AC होगी, तो यहाँ पे आपको पता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइसेस, ओके। फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइसेस होता है, तो AC सप्लाई मतलब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट आपका चेंज हो रहा है। बट अगर आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या हो जाएगी, वेरिएबल है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरिएबल है। बट DC के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होती है, जीरो होती है। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो कोई यहाँ पे आपका फ्लक्स में वेरिएशन, आपको ये फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी, क्योंकि इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, प्राइमरी वाइंडिंग पे पड़ेगा, और प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी आपकी, बर्न हो जाएगी, ओके। सेकंड वाइंडिंग पे नहीं पड़ेगा, इसका ओनली प्राइमरी वाइंडिंग पे पड़ेगा। अगर DC AC की जगह पे आपने DC यूज कर लिया, तो आपका फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा और प्राइमरी वाइंडिंग आपका बर्न हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए। क्वेश्चन नंबर 80. A transformer has core loss of 64. कोर लॉस मतलब आयरन लॉस, ठीक है। तो मतलब ये आपका आयरन लॉस कितना है, 64 वॉट, ओके। एंड कॉपर लॉस ऑफ 144, कॉपर लॉस कितना है आपके पास, 144 वॉट, ओके। व्हेन द कैरिंग 20% ओवरलोड करंट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 20% ओवरलोड करंट, ठीक है। तो 20% ओवरलोड करंट है, मतलब ये अपने आप में सारा नंबर, जो भी नंबर होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो 20% ओवरलोड करंट है, तो मतलब इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, कॉपर लॉस, क्योंकि कॉपर लॉस ही तो होता है ना, I²R, यही तो होता है, क्योंकि करंट का इफेक्ट इसी पे पड़ेगा, ओके। तो व्हेन इट इज कैरिंग 20% ओवरलोड करंट, द लोड एट विच दिस ट्रांसफॉर्मर विल ऑपरेट at the maximum efficiency, very very important line, ओके। मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पे आपको पता है कि आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस हो जाता है, ओके, ये कंडीशन होता है। अब आपको भी पता है कि x² एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पे P कॉपर इक्वल टू P आयरन लॉस होता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा। बट यहाँ पे देखो, जो आपका कॉपर लॉस है वो कितना दे रखा है, 144, ठीक है। सबसे पहले 144, ठीक है। तो आपका 144 दे रखा है, और ये बोल रहा है कि यहाँ पे 20% आपका ओवरलोड करंट हो जाता है। तो आप लिख सकते हो कि x² P कॉपर इक्वल टू 144, x का वैल्यू मतलब 20% आपका इंक्रीज हुआ, ये नंबर अपने आप में 100% था, बट ओवरलोड हुआ 20%, तो मतलब कितना हो गया, 120%। तो मतलब इसको लिख सकते हो आप 1.2² P कॉपर लॉस 144, ओके। तो ऐसे ही करके आप यहाँ पे जब कॉपर लॉस फाइंड आउट करोगे, तो कॉपर लॉस कितना बचा आपके पास, 144 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1.2, मतलब आपके पास ऊपर 100 हो गया। इससे कितना हो जाएगा, 12, और ये भी कट हो जाएगा 12, मतलब कॉपर लॉस कितना बचा आपके पास, 100। अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर कंडीशन पे, ठीक है, द लोड एट विच, लोड कितना होगा, एट विच दिस
ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, उस टाइम पे लोड कितना होगा। ठीक है, आपका फ्रैक्शन लोड जो बताता है वो एक्स ही तो बताएगा। ओके, तो एक्स क्या होगा जब आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन मतलब पी आयरन लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी कॉपर लॉस। ओके, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ पी आयरन बाई पी कॉपर लॉस। ओके, तो एक्स इक्वल टू आयरन लॉस कितना है यहाँ पे, आयरन लॉस 64, रूट ऑफ 64, एंड आपके पास कॉपर लॉस कितना आया 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आप इसको सोल्व करोगे तो इसको बाद सोल्व करने के बाद अब इसको सोल्व कर लो आप, कितना आता है, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ऐसे आएगा 0.8। ओके, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 0.8 लोड, तो यहाँ पे मतलब लोड का 0.8 हो चुका है ये। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 80% लोड हो जाएगा, फुल लोड का मतलब 80% लोड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप भी, ये हो गया आपका आंसर, एक बार आप भी चेक कर लेना सोल्व करके, और बिना देखे सोल्व करने की कोशिश करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, ब्रेथर इज प्रोवाइड इन अ ट्रांसफॉर्मर 2। ठीक है, जो आप ब्रीथर जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज करते हो, जो ब्रीदर होता है वो जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आप यूज करते हो वो इसलिए यूज करते हो कि ये आपका जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, एयर का जो मॉइस्चर होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मतलब एयर का जो स्टार्टिंग कंडीशन में जो एयर का जो मॉइस्चर होता है, एयर के साथ तो आपको पता है मॉइस्चर होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि ओस पड़ती है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी क्या होता है कि एयर के साथ क्या होता है मॉइस्चर होता है। तो ब्रीथर का काम क्या होता है कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन पे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बट क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैंने यहाँ पे पुट करना पड़ा। ओके, तो कौन सा पार्ट ट्रांसफॉर्मर का नहीं है, कंजर्वेटर टैंक भी है क्योंकि इसमें ऑयल भरा रहता है, रेडिएटर भी है, टेप चेंजर भी है, कम्यूटेटर डीसी मशीन का पार्ट है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, हिस्टेरेसिस लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर वेरी। ठीक है, बी एम एक्स फ्लक्स डेंसिटी, तो ऑप्शन देखो यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, हिस्टेरेसिस लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 1.6 के हिस्टेरेसिस फ्रीक्वेंसी। ओके, एडी करंट होता तो बी स्क्वायर होता, ओके, और फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होता, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, तो ये 84 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे टोटली पूरा हम ट्रांसफॉर्मर का जो 7 लेक्चर होगा वहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ तक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करो, और इससे आपको बाद के फ्यूचर में जो भी आपको अपडेट होगा टेक्निकल से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू।